Okay, our today's discussion would be about effort estimation, parametric models. लास्ट क्लास के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक एक न्यू डोमेन के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी. दैट वाज अबाउट एफर्ट एस्टिमेशन, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एफर्ट क्या होती है और हम किन ड्राइवर्स की बेस पे एफर्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं. फिर हमने ये देखा था कि एफर्ट एस्टिमेशन हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा लाइफ साइकिल है उसके कौन कौन से फेजेस में हम परफॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद हमने बॉटम अप और बॉटम अप और टॉप डाउन जो टेक्निक्स थी उनको हमने डिस्कस किया था. और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी पैरामीट्रिक मॉडल्स एंड देन वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन विद फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एज वेल, जो कि एक पैरामीट्रिक मॉडल है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि पैरामीट्रिक मॉडल्स क्या होते हैं. हमारे पास एल्गोरिथमिक या पैरामीट्रिक मॉडल्स फॉर दी एफर्ट एस्टिमेशन वो मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स रख लेते हो, उनको आप पॉइंट्स देते हो, उनको आप रेटिंग या ग्रेडिंग करते हो और उन पॉइंट्स को फिर आप किसी मॉडल के अंदर यूज़ करते हो. कोई फार्मूलाज आपके लिए सेट किए गए हैं उसके अंदर आप यूज़ करते हैं उनको, और उसके एंड पे आपको एज एन रिज़ल्ट आपको ये मिलता है कि आप उसकी एफर्ट को एस्टिमेट कर सकते हो. एक्टिविटी की एफर्ट भी हो सकती है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की एफर्ट भी हो सकती है. इन मॉडल्स के अंदर से भी होता है कि इनके जो ओवरऑल जो थीम्स होंगे वो आपके सेम होते हैं. लाइक आपके पास अभी कोकोमो और फंक्शन पॉइंट की यहाँ पे स्लाइड के अंदर एग्जांपल मैंने दी हुई है. तो फंक्शन पॉइंट और कोकोमो दोनों पैरामीट्रिक मॉडल्स हैं जो कि पैरामीटर्स या कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हैं, उनको ग्रेड करके एस्टिमेशन को कैलकुलेट या एस्टिमेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिजिटल आंसर्स. ठीक है, इनमें जो बेसिक फ़र्क है वो सिर्फ यही होता है कि इनका जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, वो सेम होती है. इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये किस चीज़ को ड्राइवर कह रहे हैं, ये किस चीज़ को फैक्टर कह रहे हैं, किस किस चीज़ को ये ग्रेड या स्केल कर रहे हैं. दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरामीट्रिक मॉडल. तो यहाँ पर जो आपके पास कोकोमो मॉडल है उसके अंदर स्लाइड के अंदर भी हमने डिस्कस किया था. उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि आपको मैंने ये बताया था एक सिंपल पैरामीट्रिक मॉडल की एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जिसमें हम ये कर रहे थे कि 1000 या थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड्स को हम देख रहे थे कि प्रोडक्टिविटी रेट कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करके हम एक एफर्ट एस्टिमेट कर रहे थे कि इस चीज़ को, इतने लाइन्स ऑफ कोड्स को इतने दिनों में एस्टिमेट करने के लिए हमें कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, और वो आपके पास कुछ नंबर ऑफ डेज़ की फॉर्म में आ रही थी. जब हम एफर्ट की बात कर रहे होते हैं तो आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, या हम ये बात करते हैं कि कितने पर्सनस पर टाइम एक एक्टिविटी को रिक्वायर्ड है, यानी एक एक्टिविटी को फुलफिल होने के लिए कितने लोग काम करेंगे और उस पर कितना टाइम लगेगा. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम एफर्ट एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हमें जो चीज़ ख्याल रखना होता है, जिस चीज़ पे हमें फोकस करना होता है, वो ये होती है कि हम किस चीज़ को इंक्लूड करें या किस चीज़ को हम समझें कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स एफर्ट. ठीक है, कोकोमो के अंदर हमारे पास लाइंस ऑफ कोड्स को यूज़ किया जाता है. फंक्शन पॉइंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सॉफ्टवेयर के दिए जाते हैं. सो यूजुअली जो कोकोमो या लाइंस ऑफ कोड्स को फॉलो करने वाले मॉडल्स होते हैं जिसमें आप सिस्टम के साइज़ को लाइंस ऑफ कोड्स के अंदर मेजर करते हो, उसमें ये होता है कि आप स्टार्ट में जस्ट गेस कर रहे हो, ठीक है, कि आपका इतने लाइंस ऑफ कोड्स का प्रोग्राम बन सकता है क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शनलिटी है. उसकी बेस पे फिर आप उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है और देन आप कह सकते हैं कि आपके पास एक एस्टिमेट आता है. जबकि हमारे पास एक सही एस्टिमेट ये होता है कि हमारे पास सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, सिस्टम के फीचर्स हों, और उनसे हम एल्गोरिथम या मॉडल यूज़ करें और उससे हम एफर्ट को एस्टिमेट करें. उसकी वजह ये है कि बजाय इसके कि हम लाइंस ऑफ कोड्स को सिर्फ देख रहे हों कि ये सिस्टम का साइज़ है, हम सिस्टम को ओवरऑल जब एसेस करें तो हम उसको उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से एसेस करें, ना कि उसके लाइंस ऑफ कोड्स को देखें, क्योंकि हमने देखा था कि लाइंस ऑफ कोड के साथ एसोसिएटेड कुछ रिस्क थे हमारे. ठीक है, ओके. आपके पैरामीट्रिक मॉडल्स किस तरह से वर्क करते हैं? पैरामीट्रिक मॉडल्स के अंदर जो हमारे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है उसके अंदर हम लोग सिस्टम साइज़ के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम साइज़ को हम मेजर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स. ठीक है, सो फंक्शन पॉइंट्स बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन पॉइंट इटसेल्फ कोई मॉडल है,
जो कि एस्टिमेशन करता है, बल्कि फंक्शन पॉइंट्स बहुत सारे डिफरेंट किस्म की एनालिसिस में यूज़ होते हैं, और उसमें से एक आपकी जो एनालिसिस है वो एफर्ट एस्टिमेशन की है। आप एफर्ट एस्टिमेशन में भी फंक्शन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शन पॉइंट्स आर they go like as an input to the estimation model itself। फंक्शन पॉइंट्स को आप एस्टिमेशन का मॉडल नहीं कहते, ठीक है। फंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं वो अब आगे हम लर्न करेंगे, लेकिन ओवरऑल फंक्शन पॉइंट्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि आपके पास कुछ आप सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स को देख रहे होते हैं, उनको आप स्केल करते हो, वो आप मॉडल को देते हो, तो वो आपको एक सिस्टम साइज बता देता है कि उसका क्या साइज़ है। अब फॉर एग्जांपल हम जब फंक्शन पॉइंट्स यूज़ कर रहे होंगे तो हम उसमें डिफरेंट चीज़ों को हम पॉइंट्स देते हैं, जिसमें हमारी फाइल टाइप्स भी आ सकती हैं, हमारे पास इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन टाइप्स भी आ सकती हैं। क्योंकि अगर आप सिस्टम के फीचर्स को देखो तो हर सिस्टम किसी न किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, जिसको हम एज एन इनपुट कहते हैं। हर सिस्टम आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, कोई काम करके दे रहा होता है, जिनको हम आउटपुट्स कहते हैं। सिमिलरली हर सिस्टम के ऊपर आप कुछ ना कुछ डेटा के ऊपर काम हो रहा होता है। एक तो डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स होती हैं जो कि डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आप वैसे भी आपके ओवरऑल सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ही बगैर डेटा के काम तो नहीं करते ना। इन्फॉर्मेशन तो हर सिस्टम के अंदर होती है, सो उसके अंदर कैसे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो आपने कहाँ पे सेव कहाँ पे की हुई हैं, आपको वो इंस्ट्रक्शन या वो डेटा आपको एप्लीकेशन के बाहर से मिल रहा है या वो एप्लीकेशन के अंदर ही आपने सेव किया हुआ है, वहीं से आप रिट्रीव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करके देती हैं। जब आप फंक्शन पॉइंट्स यूज़ करते हैं तो फिर आप इन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली पॉइंट्स जो है दे रहे होते हैं या स्केल कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो कोकोमो मॉडल है उसके अंदर ये होता है कि आप सिस्टम साइज जो है वो मॉडल में दे रहे होते हैं, और उस मॉडल के जो भी आपके प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स हैं उनके साथ हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको एस्टिमेटेड एफर्ट देता है, जिसकी आपने एग्जाम्पल एक क्लास के अंदर भी की थी। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्ट्रक्चर के इस तरह का मॉडल किस तरह से काम करता है, आज जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी ऑन फंक्शन पॉइंट। उससे पहले जो हम लोगों ने दो तीन तरीके और डिस्कस किए थे अबाउट दी एफर्ट एस्टिमेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक होता है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट इज़ के आपके पास अगर लेट्स सपोज के एक्सपर्ट जजमेंट आप यूज़ कर सकते हो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में जिस प्रोजेक्ट की आपको एक तो सारी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसमें आप कोड को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, या मॉडिफाई कर रहे हो, एक चीज़ आपकी ऑलरेडी बनी हुई है उसको मॉडिफाई कर रहे हो, या एक सॉफ्टवेयर बनी हुई है उसका न्यू वर्जन आ रहा है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप एक्सपर्ट जजमेंट को यूज़ कर सकते हो। एक्सपर्ट जजमेंट ये होता है कि आप इस तरह के लोगों से गेसिंग कराते हो अबाउट दी एस्टिमेशन जिनकी उस नॉलेज उस डोमेन ऑफ नॉलेज में एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है। सो यू आस्क देम कि वो आपको एस्टिमेट करके दें, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ उस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा है, या उन्होंने पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेशन की हुई है, तो वो आपको एक बेहतर एस्टिमेट बता सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपर्ट जजमेंट होती है दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एक्टिविटी दैट यू कैन परफॉर्म टू डू द एनालॉजी, जो आपकी टेक्निक होती है फॉर द एफर्ट एस्टिमेशन। दिस इज एनालॉजी टेक्निक के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपके पास जितने भी पास्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपके मिलते जुलते रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स, उन सब का डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का एक बहुत ही ह्यूज डेटा बैंक है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस मिल सकता है अबाउट देयर रिसोर्सेज एंड देयर एफर्ट एस्टिमेशन, तो वहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एनालॉजी यही तरीका होता है कि आप जो पास्ट रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डेटाबेस जो आपको अवेलेबल है वहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो उसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि उन्होंने किन फैक्टर्स को ड्राइवर समझा, किन फैक्टर्स को ये समझा कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स एफर्ट, और उनको एस्टिमेशन के अंदर यूज़ किया। फिर आप ये भी देख सकते हो कि उन्होंने कौन से फैक्टर को कितना स्केल किया है, कि कौन सा फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है या कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये चीज़ भी आप पुराने प्रोजेक्ट से सीख सकते हो। अब जिस तरह कि आपके पास ये सामने फिगर में नज़र आ रहा है, यू कैन से कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और उसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हर एट्रीब्यूट के लिए जो भी आपकी वैल्यू या उसकी इंपॉर्टेंस होती है उसकी आप इफेक्ट ले सकते हो। तो आपका जो टारगेट जो होगा उसमें आपका टारगेट उस टाइम पे ये होता है कि आपने डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। जब आप ये देखते हो तो आप कभी एज इट इज़ नहीं यूज़ करते। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स किसी न किसी जगह पे डिफर ज़रूर करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, चाहे वो रेलेवेंट हो या देखने में आपको सिमिलर लग रहे हो। तो इसलिए जब कभी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो या एनालॉजी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें फिर आप ये करते हो कि आप
ये देखते हो कि कौन से ड्राइवर्स इस तरह के हैं जो कि दोनों प्रोजेक्ट्स में सिमिलर हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट में भी हैं और उस प्रोजेक्ट में भी थे, किसी पास्ट प्रोजेक्ट में भी थे। इसी तरह से आप ये भी देखते हो कि कहाँ पे ये प्रोजेक्ट डिफर कर रहा है, क्योंकि जब आपको ये पता होता है कहाँ पे डिफर कर रहा है तो फिर आपको ये पता होता है कि हमने इसको खुद एस्टिमेट करना है या किस तरह से एस्टिमेट करना है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन कि क्या उनके जो एस्टिमेटेड एफर्ट थी और जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको एफर्ट रिक्वायर्ड हुई है, तो क्या उनके एस्टिमेट्स ठीक थे या नहीं थे, ठीक है, कितने वो रेलेवेंट थे या वो कितने डाइवर्ट हो रहे थे फ्रॉम दी एस्टिमेटेड जो एस्टिमेटेड एफर्ट थी उससे उनकी एक्चुअल एफर्ट कितनी डाइवर्ट हो रही थी। तो फिर उसकी बेस पे भी आप अपनी एफर्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है उसको सेट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था। आपको याद होगा हमने ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कि एफर्ट एस्टिमेशन के का एक इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो एफर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं वो 100% वैसे ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी हो। तो आपको पास्ट प्रोजेक्ट से ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब उन्होंने एक एस्टिमेट की तो वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर कितनी अंडर एस्टिमेटेड थी, ओवर एस्टिमेटेड थी, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। और एनालॉजी के अंदर आप एक्सपर्ट जजमेंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की इंटरप्रिटेशन अपनी होती है, लेकिन अगर आपकी उस नॉलेज डोमेन में या जिस डोमेन का आपका सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है या उस तरह का, तो उस तरह के आप उस एक्सपर्टीज़ के बंदे को अगर आप कहोगे तो वो आपको अगर एनालॉजी करके देगा तो आपको ज़्यादा बेहतर एनालॉजी कर सकता है। सो एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो एज एन एक्टिविटी भी आपकी यूज़ हो सकती है एनालॉजी के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आइडेंटिफाई व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एनालॉजी टेक्निक फॉर द एफर्ट एस्टिमेशन, कि आप सिग्निफिकेंट फीचर्स देखते हो आपके अपने प्रोजेक्ट के क्या फीचर्स हैं और उसके क्या सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं विद सिमिलर फीचर्स हैं विद अदर प्रोजेक्ट्स, वो कहाँ पे डिफर कर रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपके पास रिस्क क्या आ सकते हैं और अनसर्टेनिटी को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस आप इसी तरह से कर सकते हैं कि जब आपके पास पास्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स की ये देख सकते हो कि उस वक्त जो एस्टिमेट थे वो प्रैक्टिकल ग्राउंड से कितने अंडर एस्टिमेटेड थे या ओवर एस्टिमेटेड थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने ड्राइवर्स को सेट कर सकते हो या ड्राइवर्स की वैल्यू को सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। पैरामीट्रिक मॉडल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। फंक्शन पॉइंट्स के 4-5 मॉडल्स हैं। इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आप किस चीज़ को पॉइंट करें, ठीक है। इनके जो ड्राइवर्स हैं उनमें फ़र्क होता है, बाकी फार्मूला और इसकी मेथडोलॉजी बिल्कुल सेम होती है। एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन के फंक्शन पॉइंट्स को हम यूज़ किस तरह से करते हैं, एक ओवरऑल हम इसका फार्मूला देखेंगे, इसके टर्म्स आप सीखेंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी लुकिंग एट ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, जो कि आप एक गो में इंशाल्लाह कर लेंगे अगर आपके बेसिक आज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक अगर वो कवर हो जाता है। उसके बाद आप के कोकोमो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे इन योर पैरामीट्रिक मॉडल्स। इसके अलावा भी पैरामीट्रिक मॉडल्स अवेलेबल हैं आपके कोर्स के अंदर, जो आप पढ़ेंगे वो ये वाले बेसिक फंक्शन पॉइंट्स और कोकोमो मॉडल हैं विच आर वाइडली यूज्ड ग्लोबली इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। So without wasting time, let's talk about function point analysis. फंक्शन पॉइंट एनालिसिस आपका IBM के एक जो साइंटिस्ट है उसने डेवलप किया था 1979, पर ओवर द इयर्स इट हैज़ बीन इवॉल्विंग। तो आपका जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो आप आज सीखेंगे वो एक बेसिक आइडिया है, और उसके बाद जो जिस तरह से वो इवॉल्व होता गया और डिफरेंट मॉडल्स उसके आते गए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडल चूज़ कर सकती है। और कभी भी जब आप एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं तो आप उस मॉडल के अकॉर्डिंग फिर अपने जो भी स्केल्स हैं या जो भी सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके पॉइंट आउट करके जो है वो आप स्केलिंग कर रहे होते हो, ठीक है। सो उसके बाद इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूज़र ग्रुप है, जो कि आपकी इवैल्यूएशन, जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन और प्रिंसिपल्स को सेट कर रहा होता है फॉर यूजिंग दी फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। क्योंकि अगर आप फंक्शन पॉइंट्स को सिर्फ इंट्यूशन की बेस पे स्केल करने लग जाएंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन का तरीका डिफरेंट होता है और हर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए कि आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मॉडल कंसिस्टेंट हो और कंसिस्टेंटली आपकी एस्टिमेशन हो सके, सिमिलरली आपकी मेथडोलॉजी यूज़ हो सके, इसके लिए जो IFPUG हैं ये करते हैं कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स और रूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर यूजिंग द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। आपके पास फंक्शन पॉइंट्स बेसिकली स्टैंडर्डाइज मेथड है जिसके अंदर आपका जो बेसिक फोकस होता है वो आपका होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फीचर्स के ऊपर या फंक्शंस के ऊपर। जैसे कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे तो हम ज़्यादा हमारा फोकस था सिस्टम के साइज़ के ऊपर और कि वो प्रोडक्टिविटी रेट कितना है उसके ऊपर हम कह रहे थे कि कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि कितने लाइन्स ऑफ कोड्स और वो कितने दिनों में
और कितनी टीम मेंबर्स जो हैं वो उसको डेवलप कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। तो वो उस वक्त हमारा फोकस लाइंस ऑफ कोड्स में था। आज हम जब फंक्शन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो फंक्शन पॉइंट्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम सिस्टम के साइज को इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी मेजर करते हैं, ठीक है। और आपके जो फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर जिस फीचर या फंक्शंस को आपने फोकस करना होता है वो वाले फीचर्स होते हैं विच आर अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स। तो यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूजर्स के कॉन्टेक्स्ट से उन फंक्शनैलिटीज़ की या फीचर्स की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को आप एक डिजिटल फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में आप उसको रेट कर रहे होते हो। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन पॉइंट। आप इसको एक पॉइंट दे रहे होते हो। So this is basically Albrecht's initial definition। आपके पास Albrecht मॉडल भी हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Albrecht साइंटिस्ट का नाम है जिसने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो है वो डेवलप किया था, ये टेक्निक डेवलप की थी। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन पॉइंट्स होते क्या हैं? फंक्शन पॉइंट्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप अपने उन सॉफ्टवेयर के उन फंक्शंस को देते हो जो कि आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो या कस्टमर के लिए अंडरस्टैंडेबल हैं। उन फीचर्स और फंक्शन के लिए आप उनकी वैल्यू का एक इफेक्टिव मेजर देते हो, रिलेटिव मेजर देते हो। आप एक इस तरह का नंबर देते हो विच इज़ रेलेवेंट टू देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इन आइज ऑफ कस्टमर्स। उन नंबर्स को हम बेसिकली फंक्शन पॉइंट्स कहते हैं। So it is basically defined as dimensionless number defined in function points which we have found to be an effective relative measure of function value delivered to our customer. So software के जो भी feature या function that you are delivering to the customer, तो customer के context में उसकी कितनी value है उसको आप scale करते हो points के अंदर, उस चीज़ को हम function points कहते हैं। function point का basic objective क्या होता है कि इसके अंदर आप किस चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसके फंक्शन पॉइंट्स के अंदर हम बेसिकली क्वांटिफाई कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को बेस्ड ऑन यूजर्स प्राइमरी जो यूजर्स का इंटरेस्ट है उसके ऊपर, जो आपका लॉजिकल डिज़ाइन बनता है सिस्टम का, उसको हम लोग पॉइंट कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो बेसिक फंक्शनैलिटी जिसको हम फोकस कर रहे होते हैं वो ये होती है कि आपका सिस्टम, आपका जो यूज़र है वो सिस्टम से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है और आपका जो सिस्टम है यूज़र को क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। Similarly, we talk about the system development and maintenance, and we do that ignoring कि आप क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले जब हम एफर्ट एस्टिमेशन की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हम लर्निंग कर्व इंक्लूड कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी होती है या अनस्किल्ड ट्रेंड आपके या अनट्रेंड आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं तो दे टेक टाइम टू अडॉप्ट टू दैट टेक्नोलॉजी, एंड डेफिनेटली देन the project will take time for training and education, and also आपका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को हम पहले इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन जब हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम टूल्स या टेक्नोलॉजी को ना देखें, बल्कि हम ये देखेंगे कि सिस्टम के क्या फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ हैं, और वो उन फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ में हम जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं वो फोकस कर रहे होते हैं उन फीचर्स के ऊपर जिनके थ्रू आपका यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और किस तरह से आपका जो सिस्टम है उसके वो वाले सारे फंक्शंस को देखते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन रिस्पॉन्डिंग टू दी यूजर्स, राइट। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि किस तरह से डेटा आपके इसके जो आपके सिस्टम है, कोई भी करंट आपका जो सिस्टम हो सकता है या प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके अंदर आपका डेटा किस तरह से आप उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। सो जो आपकी फंक्शन पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए ये जो आप फंक्शंस आप आइडेंटिफाई करते हो, उन फंक्शंस को आप एक स्पेसिफिक नंबर देते हो अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। आपको कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसको ये नंबर दें, अगर ये एवरेज है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एवरेज है तो इतना दें, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो है तो इसको ये स्केल करें। उसके बाद आपको फार्मूला प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके ये जो फंक्शन पॉइंट्स हैं ये आपका एक कंसिस्टेंट मेजर बन जाए, जो ओवरऑल अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में फंक्शन पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो आपका एनालाइज करने का तरीका एटलीस्ट सेम होना चाहिए। जिस चीज़ के अगेंस्ट आप उसको मार्किंग कर रहे हैं आपका वो वाला ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। सो फंक्शन पॉइंट आपका ये ओवरहेड मेजरमेंट वाला ख़त्म कर देता है जिसमें आप पहले लाइंस ऑफ कोड्स में कर रहे थे और उसमें आपको मसाइल हो रहे थे। नाउ फंक्शन पॉइंट्स प्रोवाइड्स यू विद अ डिफरेंट टेक्निक। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इटसेल्फ आप इसको कोई एस्टिमेशन की टेक्निक नहीं कहते हो, बल्कि फंक्शन पॉइंट्स इस तरह के हैं जिसको आप एस्टिमेशन के अंदर यूज़ करते हो और इसलिए उस वक्त में हम इसको फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कहते हैं। सो इसको एफर्ट एस्टिमेशन के अंदर यूज़ करना इज़ वन ऑफ इट्स यूज़
इसके अलावा भी इसके आपको डिफरेंट तरह में अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इट्स ट्राइंग टू बाय और परचेज एनी एप्लीकेशन, तो यूजुअली एप्लीकेशन को जो है वो आप ये देखते हो कि इसकी कितनी फंक्शनैलिटी है. तो आपको फंक्शन पॉइंट एक बेटर एक आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जो आपको ये बता सकता है कि एक सिस्टम के कितने फीचर्स हैं और उस सिस्टम के अंदर आपके डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं या कितने कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, वो सिंपल हैं. ठीक है, तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं फंक्शन पॉइंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे आर ट्राइंग टू परचेज एनी एप्लीकेशन. इसी तरह से अगर आप यूजर एंड साइड से देखें तो हम लोग फंक्शन पॉइंट्स के अंदर उन्हीं फीचर्स को बेसिकली स्केल कर रहे होते हैं और आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो कि यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या यूजर्स के कॉन्टेक्स्ट से हमें वैल्यूएबल लग रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू दे रहे होते हैं. तो जो यूज़र है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फ्रॉम द फंक्शन पॉइंट्स, एक ये कि क्या क्या फीचर्स है सिस्टम के, एंड सिमिलरली दे कैन ऑल्सो लुक एट द फंक्शंस और फीचर्स ऑफ योर सिस्टम जो कि वैल्यूएबल हैं यूजर्स के लिए, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिस्टम फीचर्स मिल सकती है. सिमिलरली आपकी जो प्रोडक्टिविटी एनालिसिस है उसके अंदर भी आप इन फंक्शन पॉइंट्स को आगे जब आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस सीखेंगे तो आप इसको यूज़ करना सीखेंगे. आप जब आपके पास जब फंक्शन पॉइंट्स होते हैं तो उस फंक्शन पॉइंट्स को आप जो कॉस्ट एस्टिमेशन या रिसोर्स एलोकेशन होती है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग. सो फंक्शन पॉइंट्स जो होते हैं एनालिसिस आपको पता था, एफर्ट एस्टिमेशन मैंने आपको बताया था कि आप सॉफ्टवेयर प्लानिंग के अंदर भी कर सकते हो, एनालिसिस के दौरान भी करते हो. सो डिफरेंट फेजेस के अंदर आप एफर्ट एस्टिमेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी कर सकते हैं टू एवेलुएट कि आपके कितने एस्टिमेट्स आ रहे हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर किस तरह से काम हो रहा है. तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो FPA से आराम से फंक्शन पॉइंट एनालिसिस से मिल सकती है अगर आपके पास फंक्शन पॉइंट्स हैं. डेफिनेटली जब आपको ये पता है कि क्या सिस्टम के बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपने इंप्लीमेंट करने हैं, उनकी क्या वैल्यू है, तो जो चीज़ आपकी वैल्यूएबल होती है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो ना, तो उसको आप ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे, उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे, उसको आप स्किल्ड वर्कर दोगे. तो दैट इज़ हाउ इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास फंक्शन पॉइंट के अंदर कोई फीचर आपको नज़र आ रहा है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फंक्शन पॉइंट का मकसद ही है कि आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्केल कर रहे हो, तो स्केल से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो डेफिनेटली इट मीन्स कि आप वहाँ पर स्किल्ड या अपने ट्रेंड वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि वो उस टास्क को परफॉर्म करें. सो लेट्स सी कि हम लोग फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या कैसे करते हैं. फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ काउंटिंग बाउंड्री. Boundary is basically something which separates the things which are within your system from the outside. जैसे कि आप यूज़ केसेस बनाते हैं उसके अंदर आपको याद होगा कि आप इंटरेक्शन शो करते हैं तो आप सबसे पहले एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हो ना, ठीक है. और बाउंड्री आपको बता रही होती है कि ये चीज़ें सिस्टम के अंदर हैं और ये सिस्टम के बाहर हैं. फॉर एग्जांपल जो एक्टर्स होते हैं या आपके सेकेंडरी एक्टर्स हैं, लेट्स सपोज आप कोई एक्सटर्नल डेटाबेस है या कोई API वगैरह है, तो उसको आप आउटसाइड की बाउंड्री रखते हो टू शो कि ये विद इन द सिस्टम नहीं है, ये हम बाहर से ये इंटरेक्शंस कर रहे हैं या बाहर से हम ये डेटा एक्सटर्नल डेटाबेस से ले रहे हैं या APIs वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो, तो बाहर से हम एक कोड को एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं. सो आप उसको बाउंड्री के बाहर रखते हैं. बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शंस हैं जो कि विद इन द सिस्टम है और कौन से फंक्शंस हैं जो बाहर के हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर फंक्शन पॉइंट्स के अंदर आपका एक रूल्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, उनको स्केल करने के लिए. सो ये आप देखते हो कि कौन सी एप्लीकेशन यू हैव टू क्रिएट द बॉर्डर एंड आइडेंटिफाई दैट बॉर्डर फॉर योर प्रोजेक्ट के जो चीज़ें एक्सटर्नल हैं टू द एप्लीकेशन एंड विच आर इनसाइड द एप्लीकेशन. ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन पॉइंट एक डायग्राम है जो कि आपको फंक्शन पॉइंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स बता रही है. फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, दिस स्क्वायर बॉक्स शोज यू कि एक सिस्टम की बाउंड्री है, तो जो चीज़ें इसके अंदर हैं दे आर इंटरनल टू द सिस्टम, जो चीज़ें इसके बाहर हैं दे आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम. जैसे कि यूजर्स हैं आपके, दे आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम, तो वो आपके साथ इंटरेक्ट थ्रू इनपुट एंड आउटपुट करते हैं. व्हाट इज़ ILF एंड EIF, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन ऑल ऑफ देम कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. सो अभी आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं आप लोगों के लिए बहुत नोवेल हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप थोड़े ज़्यादा अटेंटिव होकर इन चीज़ों को सुने, क्योंकि ये आपकी टर्म्स अगर आप अभी सीखेंगे तो फिर आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कर सकते हो. फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के लिए मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूँगी. पहली चीज़ आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए और नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि जब आपको बाउंड्री पता चल गई है तो उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करने हैं UFPs. UFP हम कहते हैं अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स. सो बिफोर गोइंग टू कि UFP क्या होता है, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर उसके अनएडजस्टेड फंक्शंस क्या हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर.
अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहें बता दें, अगर आप वैसे मुझे बताना चाहते हैं तो वैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। सिस्टम के कौन से फीचर्स या फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? आप लोगों से पूछ रही हूँ। सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो ना, ठीक है। और कोई बताएगा? जमशेद अहमद, आपकी लास्ट टाइम भी मेरा मैंने एब्सेंट मार्क किया क्योंकि आपका जवाब नहीं आया था। अटेंडेंस चेक कर लिया करें तो पता चल जाएगा। जो लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे होते उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही होती। सवाल आप बता सकते हैं? नम्रा, आप बता सकते हैं? मैम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो फंक्शनैलिटी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें मतलब पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा या डॉक्टर्स, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब जिसके बगैर वो सिस्टम नहीं हो सकता। यस, वेरी गुड एग्जांपल। आपके जो सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि फंक्शन पॉइंट्स में बेसिकली जब हम फंक्शन पॉइंट्स दे रहे होते हैं तो हमारा फोकस उन चीज़ों पे होता है जो कि आपके यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के बेसिक फंक्शंस या फीचर्स हैं या जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो आपकी रिक्वायर्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने हर हाल में पूरी करनी होती है और आपने उसी तरह पूरी करनी होती है जिस तरह से वो रिक्वायर्ड है। बहुत सारी दूसरी किस्म की रिक्वायरमेंट्स आपकी इस तरह की हो सकती है सिस्टम की जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप उसको किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप करो, आप उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह की रखो, आप उसका मेमोरी का साइज़ किस तरह का रखो, वो चीज़ें वो हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आपके पास क्या फीचर्स या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिन चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों को हम एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स के अंदर, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स के अंदर लेंगे। ठीक है, तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स बेसिकली आपकी वो आपकी जो प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है, उसकी वो फंक्शनैलिटी होती है विच इज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो कि काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। उस फंक्शनैलिटी को आप यूएफपी में अनएडजस्टेड में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। यूएफपीज के अंदर जब आप कैलकुलेट करते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फंक्शन टाइप्स जो कि आपके अनएडजस्टेड फंक्शन टाइप्स के अंदर इंक्लूडेड होती हैं और हर प्रोजेक्ट के अंदर यू विल लुक फॉर दीज 5 काइंड्स ऑफ अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। उसके अंदर आपके पास 2 डेटा फंक्शन टाइप्स होती हैं और 3 आपकी ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप्स होती हैं। तो डेटा फंक्शन टाइप्स आपको पता है कि डेटा की जो फंक्शंस हैं उसके साथ रेलिवेंट होती हैं और ट्रांजैक्शनल जो होती हैं वो आपकी इनपुट आउटपुट या रिट्रीवल और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ आपकी ये वाली फंक्शन टाइप्स आपकी रेलिवेंट होती हैं। तो जो आपकी सिस्टम की फीचर्स इन चीज़ों के साथ रेलिवेंट होंगे उन फीचर्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि आप उनको स्केल करने वाले होंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। सो आपके पास जो डेटा फंक्शन टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा फंक्शन टाइप्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल भी कहा जाता है और एक्सटर्नल लॉग फाइल भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे इंटरनल लॉग फाइल है तो एक्सटर्नल लॉग फाइल भी आप कह सकते हो, लेकिन आप इसको रिसेंटली ख्याल में ELF ही कहा जाता है अब। इंटरनल लॉजिकल फाइल क्या होती है? कि आपकी जो आपका यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन विच इज मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल लॉजिकल फाइल। इसका मतलब है कि वो डेटा जो आपका विद इन दी एप्लीकेशन है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट here we are talking about logically related data. So anybody going to tell me कि logically related data क्या होता है? शाबाश, जल्दी से बताएं। डेटाबेस आपने पढ़ी है? मैम जो रिलेशनल डाटा होती है। यस, जो रिलेशनल डेटा होती है, लाइक आप जब टेबल्स में रखते हो, फिर टेबल्स को आप एसोसिएट भी करते हो, तो आपने ERD डायग्राम्स बनाई होंगी, ठीक है। उसके अंदर आप जब एसोसिएशन बना रहे होते हैं तो वो आप किसी लॉजिक की बेस पे बना रहे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपकी क्लास है स्टूडेंट और एक क्लास है एड्रेस, तो या एक टेबल है एड्रेस, तो स्टूडेंट टेबल को आप एड्रेस के साथ एसोसिएट करोगे क्योंकि हर स्टूडेंट का एड्रेस होता है और वो आपका एक रियल वर्ल्ड का एक रियल टाइम एक एग्जाम्पल है या रियल टाइम रिलेशनशिप है। तो उसकी बेस पे आप इन टेबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप बना रहे हो। इसी तरह से आप प्राइमरी की फॉरेन कीज बनाते हो,
ठीक है, उसमें आपका फिर लॉजिक ये होती है कि आप प्राइमरी की उस चीज़ को रखो जो कि रिपीटिशन ना हो रही हो, जिसके अंदर फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर रख लेते हैं। अदरवाइज आप नेम रख सकते हो, लेकिन आप फिर उसको प्रेफर करते हो कि ना रखो, क्योंकि नेम आपके रिपीटेटिव हो सकता है, तो फिर डिस्टिंक्ट रोज आपकी नहीं हो सकती। तो ये एक लॉजिक है जिसकी बेस पे आप उनको रिलेट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो इस तरह की जो भी डेटाबेस आपने इंटरनल टू दी एप्लीकेशन रखा हुआ होता है उसको हम इंटरनल लॉजिकल फाइल कहते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाती है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल आपकी वो इंफॉर्मेशन या वो आपका डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा होता है जो कि आपका एप्लीकेशन से आउटसाइड होता है या जिसको आपकी एप्लीकेशन रेफर कर रही होती है। ठीक है, अब आप उसको मेंटेन विद इन दी, आप उसको, वो जो आपका जो डेटा है जो कि आप रेफर कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी और एप्लीकेशन पे हो, आप उसको सिर्फ रेफर करके ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लाइक कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप उसको यूज जरूर कर रहे हो लेकिन आप उसको दूसरी एप्लीकेशन से ले रहे हो। अगर आपको याद हो तो अभी जब मैंने आपको ये मॉडल स्टार्ट में आपको ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाए थे, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैंने कहा था नंबर ऑफ फाइल टाइप्स देते हो और आप ट्रांजैक्शन टाइप्स देते हो। तो ये जो हम नंबर ऑफ फाइल टाइप्स कर रहे हैं ये बेसिकली अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स की ये दो डेटा टाइप्स हैं, डेटा फंक्शन टाइप्स हैं जो कि अभी आप पढ़ रहे हो। दैट इज ये जो आपका ILF है और ELF है। ठीक है, एक्सटर्नल लॉग फाइल एंड इंटरनल लॉग फाइल या एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल जिसको हम कह रहे हैं, यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई थी। अब इंटरनल लॉजिकल फाइल में फॉर एग्जांपल आपकी एक अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आपके पास बुक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपके रिसेप्शनिस्ट है, लाइब्रेरियन है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली आपको उनकी सारे ट्रांजेक्शन्स का और फंक्शंस का पता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या फंक्शंस होने चाहिए, आप बोरो कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या जिस तरह भी, इस तरह की आपकी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ऑन दी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो इस तरह के सिस्टम के अंदर अगर आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट है और इसका सिस्टम, तो उसका इंटरनल लॉजिकल फाइल क्या होगा, क्या होगा, आप लोगों से पूछ रही हूँ क्या होगा। इंटरनल लॉजिकल फाइल ये होती है कि वो डेटा जो आपका विद इन दी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, उसको आप, वो जो क्वांटिफाइबल डेटा होगा उसको आप इंटरनल लॉजिकल फाइल कह सकते हैं। सो व्हाट यू थिंक कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपका इंटरनल लॉजिकल फाइल या इंटरनल डेटा कौन सा होगा? कुछ गेस कर लें फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। शाबाश, कुछ कोई तो बोले, हरी अब टाइम ना वेस्ट मैम किया जो करें। एंटिटीज का नाम है वो बताएं। हाँ, किस चीज़ का डेटा रखोगे आप? मैम बुक्स का, बुक्स की आईडी का, लाइब्रेरियन का, यस मेंबर्स का, यस यूजर्स। यस, वेरी गुड। आप जो इन्फॉर्मेशन मेंबर्स की रखोगे, जो आप लाइब्रेरियन की इन्फॉर्मेशन है, लिस्ट ऑफ बुक्स है, ठीक है, वो जो आपने इन्फॉर्मेशन, शेल्फ्स की इन्फॉर्मेशन आपने विद इन दी एप्लीकेशन, आपकी ज़रूरी है ना ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी आउटसाइड दी एप्लीकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इस डेटा को आप बार बार एक्सेस कर रहे होगे, बार बार यूज़ हो रहा होगा। सो दिस डेटा हैज़ टू रिजाइड इनसाइड योर एप्लीकेशन, राइट। तो जब कभी भी आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो आप इसका डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करते हो, ऐसा ही होता है। तो इसको हम इंटरनल लॉजिकल फाइल कहते हैं। अब जो आपकी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल है, ये एक्सटर्नल लॉग फाइल है, इसके अंदर आपकी वो वाली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या आपके, अब मैं देखिए मैं डेटा रिलेटेड डेटा भी कह रही हूँ, साथ एक और टर्म है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज के आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है फॉर प्रोसेसिंग एनीथिंग, फॉर कीपिंग एनी डेटा। ठीक है, आप डेटा भी रखते हो तो आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन भी एप्लीकेशन में होती है कि क्या टेबल का क्या नाम है, एंटिटीज़ का क्या नाम है, प्राइमरी की क्या है, तो ये आपकी डेटा की इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो डेटा इटसेल्फ है वो एक अलग आपकी एंटिटी है इनसाइड योर एप्लीकेशन। when we are talking about the external interface file, then we are talking about those control information and data जो कि आपकी एप्लीकेशन रेफर कर रही है टू एनी अदर एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि अगर आपकी लाइब्रेरी के अंदर आप रेंट पे जब करते हो, लेट्स सपोज आप रेंट पे दे रहे हो बोरो के बजाय, एंड पीपल हैव टू पे फॉर रेंटिंग एनी बुक और एनी जर्नल फ्रॉम योर लाइब्रेरी, तो उनको दे हैव टू पे ऑनलाइन, राइट। तो उसके अंदर जो अगर लेट्स सपोज रेंटिंग की अगर आप जो ट्रांजैक्शन होगी, जो पेमेंट करेंगे, वो जो आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपकी एप्लीकेशन नहीं कर रही होती है, ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक ही हो रही होती है और ये फंक्शनलिटी आपको बैंक ही प्रोवाइड कर रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, आप वहाँ पे सिर्फ एक इंटरफेस दे रहे होते हो, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है दैट इज बीइंग डन बाय दी एप्लीकेशन दैट द बैंक यूजेस। तो इट मीन्स कि आप जो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसके अंदर ये जो आपकी ट्रांजैक्शन का डेटा है दैट इज बेसिकली
being referenced by your application to the application that the bank is using. ठीक है, तो अब ये जो ट्रांजैक्शन वाली चीज़ है, इसकी जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, इसको हम एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल कह सकते हैं। इसको हम एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के अंदर इस इंफॉर्मेशन को रखते हैं। ठीक है, समझ आ गई है कि इंटरनल लॉजिकल फाइल क्या होती है और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल क्या होती है। अब हम आ रहे हैं ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप्स के ऊपर। ये आपके वो सिस्टम के फंक्शंस या फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं विच आर रेलेवेंट टू ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है, कोई चीज़ इधर से उधर हो रही है। ठीक है, उसके अंदर आपकी तीन चीज़ें, आपकी बड़ी एक लॉजिकल सी बात है कि इनपुट आउटपुट आएगा या किसी चीज़ को आप रिट्रीव कर रहे हो, तो यही तीन आपकी ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर पहले आपकी आ जाती है एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट इज दैट इनपुट दैट यू गिव टू द एप्लीकेशन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड्री। आपकी वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन या वो डेटा जो कि फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशन बाउंड्रीज आप एप्लीकेशन को दे रहे हो, या कोई भी चीज़ एप्लीकेशन में आप कह रही हूँ, लेकिन आउटसाइड द एप्लीकेशन डेटा आ रहा है, वो किसी एप्लीकेशन से भी आ सकता है, किसी आउटसाइड डेटाबेस से भी आ सकता है, किसी यूज़र से भी आ सकता है, लेकिन जो भी डेटा आपका एक्सटर्नली आपका जाएगा एप्लीकेशन को, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल इनपुट। यूजुअली जो आपके इसके अंदर जो एलिमेंट्री प्रोसेसेस होते हैं वो आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो कि एंड यूज़र को मीनिंगफुल हो, उसको भी आप एक्सटर्नल इनपुट के अंदर डालते हो, क्योंकि एंड यूज़र यूजुअली जब सोचता है तो वो इस तरह से सोचता है कि वो किस तरह से इंटरैक्ट करेगा सिस्टम के साथ या किस तरह से अपनी इनपुट देगा, तो उस तरह के इनपुट्स को भी आप एक्सटर्नल इनपुट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जो स्मॉलेस्ट यूनिट भी होगा दैट इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र, तो आप उसको भी फिर एक्सटर्नल इनपुट में डालोगे बिकॉज इट्स मीनिंगफुल टू द यूज़र। चाहे आप फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का स्केल कम रखो, लो रख लो, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वेरी एवरेज होता है, हाई होता है, तो आप लो रख लो, लेकिन आपने उसको इंक्लूड जरूर करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक्सटर्नल डेटाबेस से आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई डेटा आप ले रहे हो, तो उसको भी हम एक्सटर्नल इनपुट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एपीआई को एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम रख रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी एक्सटर्नल इनपुट हो सकती है। अगर मैं लाइब्रेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ, जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो उसके अंदर आपकी एक्सटर्नल इनपुट क्या होगी कि लेट्स सपोज आपके अगर लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन होती है ना। ठीक है, तो आपका जो लाइब्रेरियन है वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखने के लिए या मेंबर की कोई कंफर्मेशन करने के लिए क्या करता है कि वो उसका कार्ड नंबर, मेंबर का कोई मेंबरशिप कार्ड नंबर होगा ना, ठीक है, वो एंटर करता है और वो इन्फॉर्मेशन वो आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन बाउंड्री एंटर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इनपुट। लेट्स सपोज कि आपका कोई नया मेंबर बना है और उसको आपने कार्ड इशू किया है, नाउ यू आर गोइंग टू ऐड हिज इन्फॉर्मेशन इनटू योर डेटाबेस। तो आप क्या करेंगे, आप उसका कार्ड नंबर लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड एज ए यूज़र या लाइब्रेरियन जो है एज एन एंड यूज़र उसके अंदर ऐड कर रहा होगा, तो एक्सटर्नल टू दी एप्लीकेशन आप उसका डेटा एप्लीकेशन के अंदर भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इनपुट, द इनपुट विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दी एप्लीकेशंस बाउंड्री। देन यू हैव एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट के अंदर आपकी वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जिसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन बाउंड्री इस तरह की डेटा या कंट्रोल इंफॉर्मेशन बना रही है जो कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर भेज रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल आउटपुट। ठीक है, कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है एक्सटर्नल आउटपुट की? थोड़ी सी अच्छा एक चीज़ है कि जब मैं इन चीज़ों को डिफाइन कर रही हूँ या डेफिनेशन दे रही हूँ तो इन चीज़ों के अंदर ये जो हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जब हम लोग उसकी हम फंक्शन पॉइंट्स जो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जो हमने पहले दो टाइप्स डिस्कस की थी जो कि डेटा फंक्शन टाइप्स हैं, तो उसके अंदर हम कंट्रोल फंक्शंस और डेटा की बात कर रहे थे। Now when we are talking about the transactional function types, so it means we are going to talk about those processes of the projects which are responsible for ट्रांजैक्शन बीइंग कैरिड आउट। तो हम बेसिकली यहाँ पे प्रोसेसेस की बात कर रहे होंगे, हम डेटा की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो एक्सटर्नल आउटपुट के अंदर भी आपकी सिस्टम की वो वाली प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि इंफॉर्मेशन या डेटा आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री सेंड कर रही हों। सो हु इज गोइंग टू टेल मी द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट considering the example of library management system? अच्छा, आप लोगों से पूछ रही हूँ, मैं किसी से नहीं पूछ रही।
मैम यूज़र जब बुक इशू करे और उसको उसकी कंफर्मेशन आए और साथ में ये इंफॉर्मेशन भी कि वो इस डेट से इस डेट तक बुक इशू हुई है, तो वो एक्सटर्नल आउटपुट नहीं हो जाएगा? यस, एक्सटर्नल आउटपुट वुड बी एक चीज़ होता है ना, एक ये होता है कि सिंपल जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डेटा है वो आपका डिस्प्ले हो रहा हो, उस चीज़ को हम एक्सटर्नल आउटपुट कहेंगे। जब आप कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होंगे जो कि मैनिपुलेट हुई होती है, वो फिर एक्सटर्नल इंक्वायरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसकी एग्जांपल भी करते हैं। एक्सटर्नल आउटपुट, यस, आपका 70 to 80% आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि एक्सटर्नल आउटपुट ये होगी कि जो भी डेटा डिस्प्ले कर रहा होगा, लेट्स सपोज की जो लिस्ट ऑफ बुक्स कितनी अवेलेबल है इस टाइम पे, मुझे लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स हैं या कौन कौन सी कैटेगरीज की बुक्स हैं, ये चीज़ देखने के लिए अगर कोई बंदा ऑनलाइन वो कर रहा है तो आपकी जो सिस्टम है वो आपको रिस्पॉन्ड इसी तरह से करेगा ना कि वो आपको एक डेटा ला के दिखाएगा कि जी ये वाली चीज़ें अवेलेबल हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल इंक्वायरी वो होती है कि आपके वो वाली प्रोसेसेस जो कि आप उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो जो कि आपके डेटा रिट्रीवल में आपके काम आ रही होती हैं, और डेटा रिट्रीवल भी उस वक्त जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ सम फंक्शन मैनिपुलेट हुआ। लेट्स सपोज इनपुट आउटपुट करने की वजह से आपकी कुछ चेंजेस आई हुई और फिर आप उसको रिट्रीव करके देखना चाह रहे हो। रिट्रीव का मतलब ये होता है कि डेटा आपका चेंज हो गया है और उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो आपके पास अवेलेबल है और उसको आप रिट्रीव कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंक्वायरी। और इंक्वायरी वो चीज़ होती है, लेट्स सपोज कि आप किसी चीज़ को क्यूरी, आप जब आउटपुट पे गिराते हो तो आप क्यूरी ही यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ जो इंग्लिश में हम जैसे क्यूरी करना कहते हैं ना, उस चीज़ की एक उस टर्म में या उस कॉन्सेप्ट में आ सकता है कि एक चीज़ आपकी चेंज हो गई है, मैनिपुलेट हो गई है, और वो अपडेटेड वर्जन आपके पास, आप उसको रिट्रीव करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को फिर आप एक्सटर्नल इंक्वायरी कहोगे। फॉर एग्जांपल कि आप सिस्टम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ये जो आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, इसके अंदर उसका ये फीचर होना चाहिए कि अगर कोई बुक आपने किसी के खास कैटेगरी की बुक आपकी ज़्यादा बोर हो रही है तो आप ये चीज़ देख सको कि अभी आपके पास कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और उनका क्या स्टेटस है, कितनी अवेलेबल है और कितनी आपकी बोरो हुई हुई और वो अनअवेलेबल है। तो आप क्या कर रहे हो कि उसको बोरो करने की वजह से, क्योंकि आपकी बुक्स की जो लिस्ट है वो बेसिकली आप जो अवेलेबल बुक्स हैं उसके अंदर तो वो सारी बुक्स आएंगी, कैटेगरीज तो आपकी सारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, बुक्स भी सारी मौजूद हैं, लेकिन उनका वो स्टेटस जो कि चेंज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ बोरोइंग, तो उस चीज़ को आप रिट्रीव कर रहे हो। आप देख रहे हो कि अच्छा पहले अगर 10 किताबें अवेलेबल थी तो अब 5 किताबें अवेलेबल हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंक्वायरी, जो कि आप डिफरेंट किस्म की क्यूरीज करके डेटा को रिट्रीव करते हो, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंक्वायरी। और जो डेटा एज इट इज़ पड़ा है उसको सिर्फ शो करने वाली जो चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल आउटपुट। तो ये आपकी 5 चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि इन 5 चीज़ों के अंदर से रेलिवेंट होंगी, उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और इनको हम कहते हैं अनएडजस्टेड function types. जब हम unadjusted function types, when we are done with it, then we will go towards the adjusted function types. So first you have to keep into your mind कि unadjusted function types 5 types की थी, जिनमें से 2 डेटा के साथ रेलिवेंट थी और 3 आपकी ट्रांजेक्शनल या प्रोसेसेस के साथ रेलिवेंट थी। तो ये काफ़ी आसान है। डेटा के साथ आपके वही डेटा जो इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है, सो इंटरनल लॉग फाइल एंड एक्सटर्नल लॉग फाइल। और ट्रांजेक्शन का भी आपको याद रखना आसान है कि वो प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी input external to the application, output external to the application, and inquiry to the application. They are these 3 functions which are basically responsible or relevant to the transaction. तो ये आपकी 3 transaction types ये हो जाती हैं। तो फौरन जो टोटल आपकी अनएडजस्टेड फंक्शन टाइप्स होती हैं वो 5 आपने ये आइडेंटिफाई करनी होती है, और ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। सो दीज आर 5 फंक्शन टाइप्स। सो नेक्स्ट चीज़ आप क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इनको स्केल या रैंक करना होता है कि आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो है, एवरेज है या हाई है, ठीक है। और इसके कोई भी आपके प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बाय इंट्यूशन भी कर सकता है, वो है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बता सकती है कि आप इस तरह से स्टैंडर्ड करें कि अगर इसकी इनपुट इस तरह की है तो वो कॉम्प्लेक्स है, अगर इसकी इनपुट किसी और तरह की है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये डिपेंड भी कर सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल कि आपकी टीम अगर ज़्यादा स्किल्ड है तो हो सकता है कि जो चीज़ें किसी और प्रोजेक्ट के लिए या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। इसी तरह से आप कोई स्टैंडर्डाइज्ड सेट्स भी फॉलो कर सकते हैं या मॉडल्स भी फॉलो कर सकते हैं जो कि आगे आपको गिवन है, जिनको फॉलो करके आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि हमारे किस तरह की इनपुट हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और
किस तरह की इनपुट हो तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लो कह सकते हैं। ठीक हो गया। सो यूजुअली आपके जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होती है वो फिर भी सब्जेक्टिव ही होती है, इवन इफ यू आर मॉडलिंग एंड इवन इफ यू आर फॉलोइंग एनी मॉडल, क्योंकि उसमें भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ही चूज कर रहा होता है कि मैं इसको क्या रैंक करूँ। ठीक है, लेकिन मॉडल यूज़ करने से ये होता है कि एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपकी एस्टिमेशन बेहतर हो जाएगी। सो आपने क्या किया कि आपने पहले फंक्शन टाइप्स को क्लासीफाई किया एंड देन यू हैव आइडेंटिफाइड देम एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव देम फ्यू वेट्स या हम रैंक उनको करने वाले हैं on the basis of their complexity. So this is the table which is actually showing you कि आप किस तरह से calculate कर सकते हैं या rank कर सकते हैं अपने unidentified function points को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल लॉग फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, और ये सारे आपके पास एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल जो आपकी इंक्वायरीज हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्सिटी आप उनको दे सकते हो जो भी आप रैंक करना चाहो, लो, एवरेज, हाई, लो, एवरेज, हाई। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्सटर्नल इनपुट फाइल्स हैं उसके अंदर ये हो सकता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी कोई सॉफ्टवेयर इस तरह की भी हो सकती है जिसके अंदर आप सिर्फ फॉर्म्स के ऊपर टाइप करके इनपुट ले रहे हो, तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एवरेज या लो रख सकते हो, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जो आपका कंप्यूटर का यूज़र होता है यूजुअली वो वेल इक्विप्ड होता है, वो इसीलिए कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, वो फॉर्म से वैल्यूज़ या जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकता है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर लेट्स सपोज आप वॉइस से इनपुट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी हुई थी इसके अंदर, आपको इसके अंदर आपने देखा, आपको मैंने एक ब्लाइंड एप्लीकेशन की एग्जांपल दी हुई थी। तो उसके अंदर आप जब उनसे इनपुट लेंगे या आउटपुट्स देंगे तो ब्लाइंड बंदा डेफिनेटली कुछ टाइप नहीं करेगा या देखेगा नहीं, वो आपको वर्बली अपनी इनपुट देगा और आपने मशीन लर्निंग उसको करवा के यू हैव टू परफॉर्म ऑल दोज एल्गोरिथम्स एपीआईज यूज़ करके आप उसकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे और उस इंफॉर्मेशन को आप टेक्स्ट की फॉर्म में फिर अपने डेटाबेस के अंदर सेव करोगे। तो इस तरह की जब आप इनपुट ले रहे होते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए फिर अगर आपकी मतलब अगर कोई वॉइस टू टेक्स्ट इस तरह की चीज़ पहले से ट्रेंड भी नहीं है तो इट मीन्स कि उस इनपुट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट कुड बी हाई। लेकिन आपके पास इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें आपसे फॉर्म्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप उसको लो या एवरेज बेस्ड अपॉन कि आप कितने एजुकेटेड कस्टमर्स हैं आप उसको रेट कर सकते हो, लो या एवरेज। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के अपने जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप उसकी एसेंस को देख के फंक्शनैलिटी किस तरह से परफॉर्म हो रही है, कौन परफॉर्म कर रहा है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इसकी जो फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो लो है, एवरेज है या हाई है। आफ्टर यू रैंक इट, यहाँ पे आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड फिगर्स हैं जिसके साथ आप इनको मल्टीप्लाई करते हो और ये इंटरनल लॉग फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल और हर एक जो आपकी 3 फंक्शन टाइप्स हैं सबके लिए ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपकी जो इंटरनल लॉग फाइल है उसकी लो रैंक को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना होता है, जबकि अगर आपके पास एक्सटर्नल इनपुट फाइल है तो उसकी लो को आपने 5 के साथ रैंक करना होता है। तो ये बेसिकली कुछ स्केल्स हैं जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के एक एवरेज स्केल्स हैं वो रखे हुए हैं कि आपने फिर उनकी वैल्यू को, ये बेसिकली वैल्यूज़ हैं ठीक है इन चीज़ों की, और उनके साथ फिर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसकी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन टाइप की आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इन तीनों इनको आप ऐड कर लो, आपके पास इस फंक्शन के टोटल्स आ जाएंगे। फिर इन सारे फंक्शन पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल एक पॉइंट की फॉर्म में अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट आ जाता है, जो कि हमारे पास बेसिकली एडिशन या सम होता है 5 काइंड्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स का। तो 5 हम लोगों ने फंक्शन टाइप्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको हम रैंक करते हैं बेस्ड अपॉन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, देन वी कैन पुट देम इनटू दिस मॉडल एंड गेट देम मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू फिगर्स। और उसके बाद जब हम उन सारों को सम कर लेते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन पॉइंट काउंट आ जाता है जो कि जिसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं अब आप उनको काउंट करोगे। ठीक है, सो इन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इज दैट यू आइडेंटिफाई द सिस्टम बाउंड्री। द नेक्स्ट स्टेप दैट यू डू इज दैट यू आइडेंटिफाई द अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स एंड देन यू रैंक देम, राइट, एंड यू मल्टीप्लाई देम विद देयर वैल्यूज। उनकी जो टोटल सम है वो आपको एक आखिर में आके डिजिट या एक नंबर मिल जाता है विच इज कॉल्ड एज अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट वैल्यू।
अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट वैल्यूज। इसके अंदर आपके सिस्टम की वो फंक्शनैलिटीज होती हैं जो कि एडजस्ट हो सकती हैं। इसके लिए ये होता है कि जब आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का ये हम एक फॉर एग्जांपल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके सिस्टम के 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जिनके अगेंस्ट आप उनको चेक कर सकते हो कि वो आपके प्रोजेक्ट में मौजूद हैं कि नहीं है, और आपके प्रोजेक्ट के उन 14 जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप स्केल करते हो फ्रॉम 0 to 5। These are called as scaling the adjusted function points। आपके पास ये मॉडल यहाँ पे मौजूद है। आप जो 5 चीज़ें रैंक करते हो उन चीज़ों का ये मतलब है, अगर आपका ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आपकी GSCs हैं, 14 GSCs हैं जो कि आप वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। और इन एडजस्टमेंट फैक्टर्स के अंदर अगर आप देखो परफॉर्मेंस है, ट्रांजैक्शन रेट, ऑनलाइन डेटा एंट्री एंड यूज़र एफिशिएंसी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हो और जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो अगर इसके साथ अगर आपको कोई इशू आता है। इंस्टॉलेशन ईज, ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ठीक है। ऑपरेशनल ईज, मल्टीपल साइट्स, फैसिलिटी चेंज, इन ये सारे आपके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं 14। इनमें आपने ये देखना होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है इसमें आपका ये वाला करैक्टरिस्टिक कितना इन्वॉल्व है या कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है कि आपके इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिसमें डेटा कम्युनिकेशंस आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना कर रही हो या वो आपके सिस्टम का पार्ट ना हो, तो उसको आप 0 पे स्केल कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन योर सिस्टम। ये आपका जो बेसिकली स्केल होता है, दिस इज डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन योर प्रोजेक्ट। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आप इन 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि आपके एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं उनको आप रैंक करते हो फ्रॉम 0 to 5 बेस्ड अपॉन वेदर दे आर नॉट इन्फ्लुएंशियल, वेदर इट्स इंसिडेंटल, इट्स मॉडरेट, इसका एवरेज, सिग्निफिकेंट या बहुत ज़रूरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आपका यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि अभी असद ने एग्जांपल दी थी कि सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी आपकी बाज़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें बड़ी ज़रूरी होती है, बाज़ में ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रोबस्टनेस, ठीक है, कि जल्दी वो करे, तो टाइम की जो रोबस्टनेस होती है दैट कैन बी वेरी क्रूशल इन सम सॉफ्टवेयर्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी इस तरह की सॉफ्टवेयर है जैसे कि अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज टाइप की कोई सॉफ्टवेयर है जो कि बच्चे कर भी रहे हैं FIPs के अंदर, उसके अंदर अगर आपकी सॉफ्टवेयर रोबस्ट नहीं है, आपको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स एंड विद इन सेकेंड्स जो है वो आपके फिगर्स चेंज होते हैं, तो वो एक टाइम क्रूशल है। उसके अंदर आपकी जो टाइम की जो कंस्ट्रेंट है, रोबस्टनेस है, वो बहुत इसेंशियल है, उसमें आप उसको 5 दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट्स सपोज कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर मैं रिट्रीव कर रही हूँ कि जी हाँ जी ये वाली बुक अवेलेबल है कि नहीं है, या इसका क्या स्टेटस है, तो इसका अगर मुझे रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड्स नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं गिर जाएगा या मुझे कोई फाइनेंशियल नुकसान या और किसी किस्म का टेक्निकल नुकसान नहीं हो जाएगा। उसमें सिर्फ यही होगा थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आई कैन वेट, ठीक है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे ये एवरेज इसका आप कह सकते हो, अगर आपकी फिर भी सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, लेट्स सपोज आपकी क्रीम ऐप है, उसके अंदर अगर आपका कैप्टन आपको जल्दी नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप मोस्ट प्रोबेबली आप वैसे लोकल चले जाएंगे या आप कोई और ऑल्टरनेटिव देख लेंगे। तो उसमें भी ये कोई क्रूशल चीज़ नहीं है कि अगर आपको क्रीम नहीं मिलेगी या रोबस्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कैप्टन का नहीं ढूंढ के आपको एप्लीकेशन दे सकेगी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया गिर जाएगी, आसमान गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा या आपको टेक्निकल कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स जल्दी है, ये सिग्निफिकेंट ज़रूर है, लेकिन 5 आप नहीं कहोगे क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि मतलब इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सो इस तरह आप के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके एसेंस या उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 5, ठीक हो गया। जब आप यहाँ पे इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रेट कर देते हो और उनको आप ऐड अप कर लेते हो, उनको सम कर लेते हो, तो उसको हम कहते हैं टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये सारी आपकी डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंसेस होती हैं, उनको आप ऐड अप कर लो ताकि आपके पास एक फिगर में आ जाए, तो वो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है, TDI हम उसको कह सकते हैं। जब आपके पास TDI मिल जाती है तो वो जो आपके पास फिगर होता है उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट फैक्टर। मैंने आपको कहा था इन चीज़ों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को इन्फ्लुएंशियल आप
इंट्यूशन से एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे कि मैं भी कह रही थी, क्रीम कोचिंग में सिग्निफिकेंट कह रही हूँ, एसेंशियल नहीं कह रही रोबस्टनेस को, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वाले में मैं इसको एसेंशियल कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कर रही हूँ। तो ज़रूरी तो नहीं होता ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो सोचे वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं, हम नहीं करते, साइंटिस्ट ने आपको ये कहा है कि आप ये करो कि आप जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस टोटल निकाल लेते हो ना, उसको एडजस्ट कर लो विद द प्रोबेबिलिटी। जो आपकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी आप करते हो थे, आपको याद होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी करते हैं ना कि आपकी जो वैल्यू एक्चुअली आई है उससे आपकी वैल्यू इतने % ऊपर या नीचे हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी 11:30 पे क्लास होगी, गिव एंड टेक 5 मिनट्स, गिव एंड टेक 5 मिनट्स का मतलब होगा मैं 11:30 कह रही हूँ लेकिन स्टार्ट 11:25 पे भी हो सकती है और 11:35 पे भी हो सकती है। इसी तरह से लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट के टाइम पे या किस तरह के मनी के टाइम पे हम जनरली ये कहते हैं ना कि 1000 रुपीज़ है, $1000 पे मैं ये आप तुम्हें दे दूंगा, गिव एंड टेक $200। तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें 1200 भी दे सकता हूँ, 1000 तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं तुम्हें 200 उससे ज़्यादा दे दूँ, 200 उससे कम दे दूँ। तो यही काम हम एस्टिमेशन के साथ करते हैं कि जो एस्टिमेट हमने किया होता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्ट हो। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि ये इतने % जो है ऊपर नीचे हो सकती है एस्टिमेशन, जो हम यहाँ पे एस्टिमेट या सॉरी इन्फ्लुएंस जो कि हमने यहाँ पे खुद डिसाइड किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो उसको हम वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने जो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग आप ये करते हो कि TDI को मल्टीप्लाई करते हो विद 0.01, ठीक है, प्लस 0.65। ये आपको सिर्फ एक वैल्यू सेट करके दे देता है कि जो इन्फ्लुएंस आपने डिसाइड किया है या आपने आइडेंटिफाई किया है उससे इतनी वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप उसको फार्मूला में डाल के एक वैल्यू निकाल लेते हो। अगर मैं कह रही हूँ 0.01, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने % को ऊपर नीचे करने की प्रोबेबिलिटी रख रहे हैं? 100% में से, मतलब अगर मैं कहूँ तो कितने % की प्रोबेबिलिटी हम रख रहे हैं कि कितने % ऊपर नीचे हो सकती है इन्फ्लुएंस की वैल्यू? हरी अब जल्दी से बताएं। कौन बताएगा? आप लोगों से पूछ रही हूँ मुझे। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना, पढ़ाते होते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी का आइडिया पता है ना? उसमें आप लोग बहुत सारे थ्योरम्स इन चीज़ों पे ये करते थे विद 5% प्रोबेबिलिटी। तो 5% प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम जो काम करेंगे उसमें चांसेस हैं कि अगर हम 100% ठीक नहीं कर सकते तो वो 95% ठीक होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट आपको याद है जो आप स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते थे या कि नहीं याद आप लोगों को? कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछ रही, सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि याद है कि नहीं याद, तो एटलीस्ट इस पे जवाब दे दें। सोए हुए लोगों की तरह आप लोग बैठे हुए होते हैं और मैं खाम बोले जा रही होती हूँ। मेरे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए दूसरी क्लास का लेक्चर हुआ होता है। अगर आपने इसी तरह 100 के लेक्चर सुनना है या कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना तो मुझे बताएं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दिया करूँ, मेरा भी टाइम बच जाए, क्योंकि आप लोग तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते वैसे भी। और आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंसानों और जानवरों में से फ़र्क ये होता है कि स्पीच का फ़र्क होता है। तो अगर आपसे कोई बात कर रही हूँ ना, तो अगर जवाब नहीं आ रहा तो जानवर होते हैं जो आगे से जवाब नहीं देते। इंसानों का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनसे कुछ पूछा जाए तो एटलीस्ट वो जवाब दें। इतनी कर्टेसी आप में होनी चाहिए कि मैम कुछ पूछ रही हैं, अगर नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट हम उनको ये तो बताएं कि हम बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमें आता नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। अजीब आप लोगों के एटीट्यूड होते हैं। टीम्स में मैसेजेस करने पे आप लोग बहुत तेज़ हैं। वैसे अटेंडेंस चेक कर दें, अटेंडेंस हमारी सही लगी है कि नहीं हुई, हमारा क्विज सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, मैं जो पूछ रही हूँ उस चीज़ पे आप लोगों ने जवाब नहीं देना। और अगर नेक्स्ट टाइम मैं अगर बोल रही हूँ और आगे से मुझे जवाब नहीं आ रहा तो मैं पूरी क्लास की एब्सेंट मार्क करूँगी, क्योंकि जवाब ना आने का यही मतलब है कि कोई भी प्रेजेंट नहीं है। बहरहाल एडजस्टमेंट फैक्टर और अनएडजस्टेड फैक्टर्स आप फाइंड करते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन पॉइंट आ जाता है।
और नेक्स्ट स्लाइड को आप खुद पढ़ सकते हैं, जितना आपका इंटरेस्ट है तो आई होप कि आप लोग खुद पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस आपको नहीं होते